Good morning, students. Good morning, ma'am. Okay, let's continue our chapter Poverty as a Challenge. Uh, our last topic is anti-poverty measures. ठीक है. अब देखिए जो कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम्स तो चलाने ही पड़ेंगे ना कि अगर कंट्री को डेवलप करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉवर्टी को हटाना पड़ेगा. ठीक है. अब देखिए, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी. देखिए, इंडियन डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है यही है कि हमें क्या करना है, हमें पॉवर्टी को रिमूव करना है. ठीक है. अगर पॉवर्टी रहेगी कंट्री के अंदर तो आप समझ सकते हैं कि कंट्री कभी डेवलप करेगा नहीं करता. ठीक है. द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजी ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन टू प्लान्स, दैट इज प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ. ठीक है. अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजी की, तो गवर्नमेंट ने दो प्लान्स पे इसको ब्रॉडली बेस्ड है. किस पे है ये? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स. ठीक है. तो इन दो पॉइंट्स को लेकर इन्होंने प्रोग्राम्स चलाए हैं गवर्नमेंट ने. तो क्या देखा है इसके अंदर? देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 30 इयर्स, है ना, lasting up to the early 18s, there were little per capital income growth and not much reduction in poverty. अगर हम बात करते हैं आपके 30 ईयर्स की पहले की, ठीक है, तो वहां पर अगर आप देखेंगे अर्ली 80s की बात करते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि लोगों की जो पर कैपिटल इनकम है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई थी, है ना. इसका मतलब ये है कि पॉवर्टी का जो रिडक्शन हुआ था वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ था. Official poverty estimates, which were about 45% in the early 1950s, remain the same even in the early 80s. ठीक है. तो यानी कि अगर हम बात करते हैं कि 1950s के अंदर 45% थी पॉवर्टी, जो कि 1980s तक भी आते आते आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा रिडक्शन नहीं हुआ था पॉवर्टी पे. ठीक है. 45% अप्रॉक्स ही रही थी. तो देख लीजिए कि 50 से लेकर 80 तक अगर हम बात करते हैं तो इतने टाइम पीरियड में 30 सालों के अंदर भी ज्यादा पॉवर्टी जो है वो नहीं घटी. Since the 18th Indian economical growth has been one of the fastest in the world. ठीक है. लेकिन उसके बाद, है ना, हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 में आजाद हुआ था. उसके बाद जो हमने प्रोग्राम्स चलाए थे उसके अंदर क्या हुआ था, हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए ना तो उससे सबसे ज्यादा फास्ट जो है इकोनॉमिकल ग्रोथ हमारे इंडिया में हुई थी. द ग्रोथ रेट जंप्ड फ्रॉम द एवरेज ऑफ अबाउट 3.5% ए ईयर in the 1970s to about 6% during the 1980s and 1990s. जहां पर ग्रोथ रेट, इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट 3.5% से होती थी 1970s में. ठीक है. उसके बाद जब हमारा कंट्री जो है वो किस रेट से ग्रोथ करने लगा? 80s 90s से 6% से जो है हम इकोनॉमिकली ग्रोथ होने लगी. ठीक है. तो द हायर ग्रोथ रेट्स हैव हेल्प सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी. अगर किसी भी कंट्री के अंदर इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, वहां पर पॉवर्टी कम होगी. होगी नहीं होगी? लोगों के पास जॉब होगी, पैसा होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी पॉवर्टी जो है कंट्री से हट जाएगी. देयरफॉर इट इज बिकमिंग क्लियर दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन. तो इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ और पॉवर्टी में दोनों में आपस में क्या है? स्ट्रॉन्ग रिलेशन है. स्ट्रॉन्ग रिलेशन कैसे है? अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ डाउन है तो पॉवर्टी क्या होगी? हाई रहेगी. अगर इकोनॉमिकल ग्रोथ हाई है तो पॉवर्टी कम हो जाएगी. ठीक है. लोगों के पास पैसा होगा तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी ना. ठीक है. वाइडन्स अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक है. तो हमें क्या करना चाहिए? अपॉर्चुनिटीज हमें चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज है प्रोवाइड करवाती है रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट. दिस ऑल्सो एनकरेज पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रन. अब देखो क्या होता है कि लोगों के पास में रिसोर्सेस होगा, पैसा होगा, तो वो क्या सोचेंगे? वो क्या सोचेंगे? अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, इंक्लूडिंग द गर्ल चाइल्ड, है ना. वो अपने लड़कियों को भी, जहां पर देश के अंदर गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा जाता है, उनको भी वो लोग स्कूल भेजेंगे, है ना, इन द होप ऑफ गेटिंग बेटर इकोनॉमिकल रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन. उनको यही लगेगा कि अगर हम लोग
एजुकेशन के अंदर पैसा डालेंगे तो हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा। रिटर्न कैसे अच्छा मिलेगा? अगर किसी स्टूडेंट को या बच्चे को आप लोग एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हो तो उसकी अच्छी जॉब लगती है, नहीं लगती है? है ना? तो वो क्या हो गया? रिटर्न ही तो हो गया। ठीक है, रिटर्न में क्या मिल रहा है उसको? अच्छा पैसा मिल रहा है। ठीक है, हाउ वेयर द पुअर मे नॉट बी एबल टू टेक डायरेक्ट एडवांटेजेस फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय इकोनॉमिकल ग्रोथ। इकोनॉमिकल ग्रोथ के अंदर अगर हम बात करते हैं पुअर पर्संस की, लेकिन ऐसा क्या होता है कि ये सारी चीजें तो उन लोगों के पास में है ना जो उनके पास में रिसोर्सेस हैं। ठीक है, लेकिन पुअर पीपल्स जो हैं वो इसका डायरेक्टली एडवांटेजेस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेज पाते हैं, और कितने भी इंडस्ट्रीज लग जाए या कुछ भी काम हो जाए तो वहां पर उनके बच्चे जो हैं वो उनको वो एडवांटेजेस नहीं मिल पाता है। ठीक है, moreover growth in the agriculture sector is much below expectations। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की तो वहां पर जितना हमने ये सोचा था कि जितना डेवलपमेंट होगा, है ना, हमारी जो प्लानिंग थी गवर्नमेंट्स वगैरह की, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत सारे काम किए थे, लेकिन उसमें ये माना गया है कि जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इतना लोगों को उसको एडवांटेजेस मिलेंगे, लेकिन उतना उनको नहीं मिल पाया। दिस हैज a direct bearing on poverty as a large number of poor people living in villages and are dependent on agriculture। तो ये क्या रहा? ये एक बहुत ही बड़ा हम लोग ये कह सकते हैं हमारा नेगेटिव पॉइंट रहा है, क्योंकि डायरेक्ट बियरिंग पोवर्टी है ना। अब हमारी कंट्री के अंदर ज्यादातर लोग किसमें लगे हुए हैं? एग्रीकल्चर के अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, लोग जो गांव के अंदर हैं हमारे, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर के अंदर लगे हुए हैं। तो वहां पर क्या होता है कि अगर लोगों को इसका एडवांटेजेस नहीं मिला, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि बहुत ज्यादा हमें फायदा होगा, लेकिन वहां पर नहीं हो पाया, तो जो गांव के लोग हैं उनको इतना जो एडवांटेजेस मिलने थे वो नहीं मिल पाए। इन दीज सर्कमटेंसेस देयर इज ए क्लियर नीड फॉर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। तो इससे क्या पता चलता है कि अब हमें क्या करने होंगे? एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स लेकर आने होंगे, क्योंकि हमने ट्राई तो किया, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया, लेकिन क्या पूरी कंट्री के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेस हुआ था? क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन पूरी कंट्री में सक्सेस हुआ था स्टूडेंट्स? यस। पूरी कंट्री में हुआ था? नो मैम। नहीं हुआ था। सबसे ज्यादा कहाँ हुआ था? हरियाणा, पंजाब। ठीक है, ये कुछ स्टेट्स थे जहां पर यूपी वगैरह के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन ज्यादा सक्सेसफुल रहा था। ऑल्दो देयर आर सो मेनी स्कीम्स व्हिच आर फॉर्मुलेटेड टू अफेक्ट पॉवर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सम ऑफ देम। मैम ये ग्रीन रिवॉल्यूशन किस चीज के लिए था? बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन था एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था? हाई वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज किया था, और फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर, पेस्टिसाइड्स वगैरह डाले गए थे, जिससे कि पर्टिकुलर जो लैंड है ना, जहां से 1 हेक्टर से, जहां से सपोज करो कि 1 हेक्टर लैंड है ना, यहाँ पर 5 kg वीट ग्रो हो रहा है, तो इसी लैंड से अब कितना प्रोडक्शन आने लगा था? 15 to 20 kg, 20 kg अप्रोक्स। किसकी वजह से होने लग गया था? ये हाई वैरायटी ऑफ सीड्स हमने डाले थे, उसकी वजह से, फर्टिलाइजर्स की वजह से, पेस्टिसाइड्स। तो ये जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ ना, इसी को हम कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये चलाया तो था विलेजेस के अंदर कि हमने ये सोचा था कि इसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन उतना ज्यादा ये सक्सेसफुल नहीं रहा था। ठीक है, तो फिर उसके बाद में क्या हुआ? इस तरीके के सर्कमस्टेंसेस अगर देखते हैं तो हम लोगों को ये बहुत जरूरत थी कि एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स लेकर आने पड़ेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ने तो उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स लेकर आई थी गवर्नमेंट। वो क्या क्या प्रोग्राम्स थे वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, महात्मा गांधी MGNRE। ठीक है, मनरेगा का नाम सुना है आप लोगों ने? सबने सुना है? यस मैम। ठीक है, ये एक्ट आया था 2005 के अंदर। कब आया था? 2005 में आया था। क्या एम था इसका? टू प्रोवाइड 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू इंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो क्या था कि हर पर्सन को 100 दिन का
क्या दिया गया था, वर्क दिया गया था इसके अंदर कि कोई भी पर्सन है, अब देखो कुछ टाइम पीरियड के लिए तो क्या होता है फैमिली में वो लोग एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन फिर बाकी टाइम पीरियड में वो लोग क्या रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर उनको क्या दिया गया, गाँव के अंदर कुछ ना कुछ इस तरीके के, यानी कि जैसे कि पॉन्ड बना रहे हैं या रोड्स बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो लेबर थी ना वो गाँव से ही लोगों को ले लिया गया। इससे क्या हुआ, गाँव का डेवलपमेंट होता रहा और इसलिए यहाँ पर उन लोगों को डेली वेजेस भी उनको मिलते रहे। तो 100 डेज का वेजेस एम्प्लॉयमेंट दिया गया किसके तहत, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत, जो कि 2005 के अंदर आया था। क्लियर हुआ ये चीज आपको? Yes, ठीक है। ma'am. इट ऑल्सो एम एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉजेज ऑफ ड्राउट। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन उनको क्या मतलब कि किन किन कामों के अंदर लगाया गया, जैसे कि किसी एरिया में ड्राउट आते हैं तो वहां पर एक पर्टिकुलर लैंड के अंदर डिप्रेशन कर दिया गया, यानी कि गड्ढा खोद दिया गया, ताकि जो वाटर रेन वाटर का जो है वो उसके अंदर कलेक्ट हो सके। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन करवाएगा एंड सॉइल इरोजन जो है उसको प्रिवेंट करने के तरीके अपनाए गए, प्लांटेशन करवाई गई। ठीक है, now 1/3 of the proposed job have been reserved for women। अब इसके अंदर भी क्या किया गया कि 1/3 जो जॉब है ना, 1/3% जॉब जो है वो किसके लिए रिजर्व कर दी गई, वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई। द स्कीम प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़ पर्सन डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू 4.78 करोड़ हाउस होल्ड्स। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया था उस टाइम पे, 220 करोड़ पीपल को ये एम्प्लॉयमेंट दिया गया था। उसके बाद द शेयर ऑफ SC/ST वुमेन पर्सन डेज, 220 करोड़ कैसे हुए मैम? इंडिया में तो 135 करोड़ की पॉपुलेशन है। नहीं बेटा, ये उस समय की जो अगर डेटा की बात कर रहे हैं ना बेटा, करोड़ क्या बात कर क्या कह रहे हैं, आपका क्वेश्चन क्या है? मैम पूरी पॉपुलेशन ही 135 करोड़ है इंडिया की तो। हाँ, देखो नहीं इसके अंदर ये था कि जो गरीब लोगों का जो परसेंटेज है ना उसके बारे में बात करी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, परसेंटेज पूरे वर्ल्ड का है क्या? रोजगार निकाला गया बेटा, 220 करोड़ रोजगार निकाले गए वहां पर। ठीक है, जिसमें से कि 4.78 करोड़ लोगों को दिया गया, सॉरी ठीक है 4.78 करोड़ लोगों को निकाला गया, 220 करोड़ पर्सन डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट निकाला गया। ठीक है, यस। अब उसके बाद अंदर भी क्या किया गया, SC/ST और वुमेन्स के लिए सीट क्या कर दी गई, रिजर्व कर दी गई। ठीक है, कितनी कर दी गई स्कीम, 23%, 17% एंड 53%, यानी कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 53 जो क्या होंगी वहां पर वुमेन्स जो है उनके लिए सीट रिजर्व कर दी गई। ठीक है, और SC के लिए 23% और 17 जो है ST के लिए सीट रिजर्व कर दी गई। द एवरेज वेजेस हैज इंक्रीज फ्रॉम 65 इन 2006 एंड 7। 2006 और 7 के अंदर इनको पर डे 65 रुपीज मिलते थे, जो कि बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 132 इन 2013-14 के अंदर उसको 132 रुपीज कर दिया गया। Recently in March 2018 the wage rate for unskilled manual worker has been revised. State-wise the range of wage rate for different states and union territories lies in between rupees 281 per day। ठीक है, अब देखिए इसको और बढ़ा दिया गया है। अब कितना कर रहे हैं, देखिए यूनियन टेरिटरी के अंदर इसको कितना कर दिया गया है, 281 पर डे फॉर द वर्कर इन हरियाणा। कहां पर करा गया है ये, वर्कर इन हरियाणा में। 168 पर डे किया गया है फॉर द वर्कर ऑफ बिहार एंड झारखंड। ये वर्कर्स के लिए पैसा जो है वो कुछ स्टेट्स के अंदर चेंज किया गया है। ठीक है, तो ये डेटा मैम बिहार के लोगों को कम क्यों दिया? बेटा जितनी पॉपुलेशन होती है ना उसके बिहाफ पर काम किया जाता है। ठीक है, कितना बजट रहता है, ये सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके पीछे, है ना। गवर्नमेंट के पास में कितना बजट है कितना नहीं है, वो सारी चीजों पे कितनी नीड है उनकी, वो सारी चीजों को देखकर किया जाता है। ये सारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसके पीछे कोई एक फैक्टर नहीं होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, यस मैम। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना एक और प्रोग्राम चलाया गया था।
प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY, फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है बेटा कई बार, इज अनदर स्कीम विच वॉज स्टार्टेड इन 1993। कब स्टार्ट की गई थी? 1993 के अंदर स्टार्ट की गई थी। एम क्या था इसका? टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब क्या था कि किसी भी रूरल एरियाज के अंदर जो भी उनके लोकल रिसोर्सेज थे उनको लेकर उन लोगों को क्या किया गया? एम्प्लॉयमेंट दिया गया, सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना लोगों को उनके रिसोर्सेज का यूज करके। देखिए, फॉर एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है ना गांव के अंदर, उन लोगों के लिए दे आर हेल्प इन सिटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। छोटी छोटी जैसे कि मोमबत्ती बनाना है, पापड़ बनाना है, ठीक है, इस तरीके के छोटे छोटे जो वहीं पर जो लोकल रिसोर्सेस हैं उनका यूज करते हुए उनको ट्रेन किया गया, सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया गया। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP वॉज लॉन्च इन 1995। ये एक और प्रोग्राम चलाया गया था, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके तहत क्या था? एम क्या था इसका? टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। छोटी छोटी जो है जॉब्स लेकर आना, यहाँ पर लोगों को ट्रेन करना। ए टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब हैज बीन सेट अप फॉर द प्रोग्राम अंडर द 10th 5-year प्लानिंग। आपको पता है 5-year प्लानिंग के अंदर, हर 5-year प्लानिंग के अंदर कुछ ना कुछ ये देखा जाता है कि जैसे सबसे पहली जो प्लानिंग हुई थी उसके अंदर एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा काम किया गया था, फिर उसके बाद में इंडस्ट्रीज पे काम किया गया, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन पे काम किया गया। तो प्रायोरिटी दी जाती है वर्क को। तो 10th 5-year प्लानिंग के अंदर हम लोगों ने ये माना था कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, उसके तहत ये सारे प्रोग्राम्स लाए गए थे। वहां पर ये था इसमें कि इनका ये टारगेट था कि 25 लाख न्यू जॉब्स निकाली जाए, ठीक है, इस प्रोग्राम के अंतर्गत। उसके बाद सर्वजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY वॉज लॉन्च इन 1999। ये कब लॉन्च किया गया था? 1999 में किया गया था। द प्रोग्राम एम टू ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबाउट द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू ए मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। अब क्या किया गया? देखो यहाँ पर इस प्रोग्राम के तहत कि कुछ लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको इकट्ठा करके, है ना, इनका ये था कि बैंक क्या करेगी, इन कुछ ग्रुप्स को, कुछ कम्युनिटी को, है ना, लोगों को इकट्ठा क्या करेगी, लोन देगी, ताकि ये अपना मिलकर कोई ना कोई छोटी मोटी इंडस्ट्रीज जो है स्मॉल स्केल पर एस्टेब्लिश कर सके, ठीक है। तो ये इनको बैंक के थ्रू से हेल्प दिया गया था गवर्नमेंट ने। अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY, अब ये और एक प्रोग्राम चलाया गया था, लॉन्च किया गया था 2000 के अंदर। एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट इज गिवन टू स्टेट फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ, है ना। ये क्या किया गया था इसके अंदर? जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था यहाँ पर कि स्टेट के अंदर कुछ बेसिक सर्विसेज लेके आए, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए गए, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर्स, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो अनदर इम्पोर्टेंट स्कीम इज अन्य योजना। ये अन्य योजना क्या थी? यहाँ पर भी लोगों को क्या किया गया था? प्रोवाइड करवाया गया था ग्रेन्स यहाँ पर, अबाउट विच यू विल रीडिंग मोर इन नेक्स्ट चैप्टर, और इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ जो जितने भी प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए थे, इनकी आपको सन पता होने चाहिए और इनके एम पता होने चाहिए। तो सबसे पहला प्रोग्राम क्या था आपका? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के अंदर किया गया था। देन नेक्स्ट क्या था? प्रधानमंत्री रोजगार योजना किसका किया गया था? 1993 में। 1993 में। इसके बाद कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया? रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995 के अंदर किया गया था। इसके बाद कौन सा किया गया था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में। वेरी गुड। इसके बाद ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000। उसके बाद कौन सी स्कीम लाई जा रही है यहाँ पर?
अंत्योदय अंत्योदय अन्न योजना अन्न योजना योजना। अब इसके बारे में हम लोग कब पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक AAY है। हाँ, अब देखिए, the result of these programs have been mixed. One of the major reasons for less effectiveness is the lack of proper implementation and right targeting. इतने सारे प्रोग्राम्स लाने के बाद भी पॉवर्टी रिडक्ट नहीं हुई, ठीक है। कोई खास बहुत ऐसा नहीं कहूंगी मैं कि बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहा था, प्रोग्राम्स हुआ लेकिन इतने ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं हुआ जितनी कि हमने ये सोची थी कि इतनी पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, उतना नहीं हुआ। क्या रीजन रहा था उसके बाद? इम्प्लीमेंटेशन जो था उसका प्रॉपर नहीं हुआ, ठीक है। इफेक्टिवनेस जो थी उसकी कमी थी लोगों के अंदर उसको करने की। ये बीच के अंदर आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग होते हैं ऐसे जो कि उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से ये सारे जो प्रॉपर प्रोग्राम्स जो है वो काम नहीं कर पाए। More, there has been a lot of overlapping of schemes. Despite good intention, the benefit of these schemes are not fully reached to the deserving poor. ठीक है, लेकिन अभी भी क्या है कि इसके जो बेनिफिट्स हैं ना, जो पुअर लोगों को जाने चाहिए वो अभी तक भी नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। इनके बारे में कई लोगों को तो स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं होता गांव के अंदर, है ना। Therefore, the major emphasis in recent year is on proper monitoring of all the poverty alleviations program. तो इसी वजह से हमारा क्या है, मेजर एम्फेसिस क्या है कि रिसेंट इयर्स के अंदर प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है वो इसके अंदर रखी जा रही है इन प्रोग्राम्स के ऊपर। अब देखिए ये क्या आता है आपका, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पास में, ठीक है। द चैलेंजेस अहेड, poverty has certainly declined in India, but despite the progress, poverty reduction remains Indian most compelling challenge. हमारे यहाँ पर पॉवर्टी कम तो हुई है लेकिन अभी भी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई है। तो ये हमारे प्रोग्रेस के लिए एक तरह से क्या है, बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? अगर किसी भी कंट्री के अंदर पॉवर्टी ज्यादा है तो वो इकोनॉमिकली डेवलप नहीं कर सकता। वाइड डिस्पैरिटीज इन पॉवर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। और अगर आप बात करते हैं पॉवर्टी की तो इसके अंदर भी डिस्पैरिटीज देखी जाती हैं कि रूरल एरियाज के अंदर और अर्बन एरियाज में भी वेरी करता है, ठीक है। एंड अमॉन्ग डिफरेंट स्टेट्स, और इसके अलावा स्टेट वाइज भी ये वेरी करता है। देखो, सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिकल ग्रुप्स आर मोर वनरेबल टू पॉवर्टी। अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं जो वनरेबल पीपल्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया था वनरेबल्स, उनके पास में क्या होता है, वो सबसे ज्यादा इसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इससे पॉवर्टी से ज्यादा इफेक्ट होते हैं। Poverty reduction is expected to make better progress in the next 10 to 15 years. This would be possible mainly due to higher economical growth, increasing stress on universal free elementary education, declining population growth, increasing empowerment of the women and the economically weaker section of society. अगर हम इन पॉइंट्स पर स्ट्रेस डालें, एजुकेशन पर स्ट्रेस डालें, हेल्थ पर देखा जाए, है ना, अपॉर्चुनिटीज, एम्पावरमेंट हो गया, पॉपुलेशन को डिक्लाइन तो नहीं कह सकते, रिड्यूस करना है, ठीक है। आप लोग देखते हैं कि जो जिस रेट से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो कोई भी प्रोग्राम जो है वहां पर काम नहीं कर पाएंगे। तो पॉपुलेशन जो है उसको भी हमें कंट्रोल करना है और एजुकेशन को बढ़ाना है। तो ये सारी चीजें से क्या होगा, अगर हम इन पॉइंट्स पे स्ट्रेस डालते हैं तो कंट्री के अंदर पॉवर्टी को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। The official definition of poverty, however, captures only a limited part of what poverty really means to people. अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन की पॉवर्टी की, तो क्या आप मानते हैं कि पर्सन के पास खाने को नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, सिर्फ इतना कह देना है कि वो गरीब है, ये डेफिनेशन फुलफिल होती है? सिर्फ खाने पीने को और कपड़ा नहीं है तो आपने कह दिया किसी पर्सन के लिए, तो वो डेफिनेशन होगी पॉवर्टी की? क्या एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है? नो मैम, एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है ना। Really में क्या मीन होता है? इट इज अबाउट ए मिनिमम सब्सटेंसेस लेवल ऑफ लिविंग रादर दैन ए रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग, है ना। सिर्फ रीजनेबल लेवल पर ही नहीं है कि सिर्फ हमें खाने को मिल गया बस हो गया, कि भैया हमको खाने को मिल रहा है, पहनने को कपड़ा मिल रहा है, मतलब कि हम पुअर नहीं है ना। ऐसा नहीं होता है, कुछ मिनिमम सब्सिस्टेंस होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? Many scholar advocates that we must broaden the concept into human poverty. A large number of people may have been able to feed themselves, but do they have education?
कई स्कॉलर्स ने डेफिनेशन दी है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ खाने को मिल जाना ही पॉवर्टी नहीं होता है, कि नहीं मिल रहा है तो पॉवर्टी है। क्या उनके पास में एजुकेशन है, क्या उनके पास में घर है और हेल्थ केयर है उनके पास में, या उनके पास में किसी तरीके की जॉब सिक्योरिटी है और सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके पास में या नहीं है। ठीक है, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो भी उसको क्या रखा गया है, पुअर के। आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्या वो कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से फ्री है ना। इज द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन? Worldwide experience shows that with development the definition of what constitutes poverty also changes. अब हमारा वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस क्या कहता है, ये कहता है कि हमारी जो डेफिनेशन है पॉवर्टी की वो भी डेवलपमेंट के साथ साथ चेंज होती जाती है। फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर आप देखते हैं डेवलप कंट्री है, वहां पर मेड जो है, जो कि घर में काम करती है, जिसके पास कार है, अच्छा घर है, वो भी वहां पर क्या मानी जाती है, पुअर मानी जाती है। तो अलग अलग जो है कंडीशंस डेवलपमेंट के साथ साथ इसकी डेफिनेशन भी चेंज हुई है। एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज ए मूविंग टारगेट। हमारा टारगेट क्या रहा है, पॉवर्टी को कम करना हमेशा से रहा है। Hopefully, we will be able to provide the minimum necessary in term of only income to all people by the end of the next decades. अगर हम बात करते हैं कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर, तो मिनिमम नेसेसरी जो चीजें हैं, है ना, इन टर्म ऑफ इनकम, पर कैपिटल इनकम की अगर हम बात करते हैं, तो आने वाले कुछ डिकेड्स के अंदर हम इन चीजों को प्रोवाइड करवाएंगे। बट द टारगेट विल मूव ऑन फॉर मेनी द बिगर चैलेंजेस दैट स्टिल रिमेन। लेकिन इसके सामने जो चैलेंजेस हैं वो हमारे सामने रहते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि चीजें सारी की सारी, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो वो ऐसा तो है नहीं कि कम हो गई, है ना। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल। हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि सारे जो लोग हैं उनके पास में क्या होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए, हेल्थ केयर होनी चाहिए एंड अचीविंग जेंडर इक्वलिटी, है ना। लोगों को इज्जत दो भाई। और ये नहीं है कि लड़का है लड़की है या इस तरीके से नहीं करना है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ये सारी चीजें भी नहीं करनी है। डिग्निटी फॉर द पुअर सॉरी, है ना। तो जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी भी वैल्यू होनी चाहिए, उनको भी रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। दीज विल बी इवन बिगर टास्क, ये हमारे पास में बहुत बड़े टास्क हैं। अगर ये नहीं होंगे तो पॉवर्टी को रिड्यूस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया आपको चैप्टर? यस मैम। यस मैम। ये चैप्टर ओवर हो चुका है। आपको बेसिक जो चीजें हैं, कंट्री के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहा है, कंट्री क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा है, तो उनमें से एक ये रीजन था पॉवर्टी। इसको समझना बहुत जरूरी है और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या प्लान्स किए हैं, कब कब किए हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब आप लोग 9th में आ चुके हैं। कंपटीशन के जो क्वेश्चंस हैं वो इनमें से बहुत ज्यादा आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो छोटे छोटे मैं बोलती हूँ ना, 1 वर्ड के अंदर 1 मार्कर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो इस चैप्टर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को किसी भी तरीके की? नो मैम। नो मैम। सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। ओके, कल मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी।